Hello, students. I welcome you all to this session of 2026-27. I will be teaching you your syllabus for accountancy, and I'm super excited to be teaching you this. I wish it is the same with you. The first chapter, which I will be starting, would be financial statements of companies. ये चैप्टर आपके बुक 3 में से है, पहला चैप्टर. इस चैप्टर को मैं पहले समझाने जा रहा हूँ. उसके बाद हम बाकी सारे चैप्टर्स बुक 3 में से करेंगे. फिर हम धीरे धीरे बाकी बुक्स पे आएंगे. ये बुक पूरा 20 मार्क के लिए कंप्राइज करेगा आपके, तो इस पे पहले ध्यान हम देना चाहेंगे इस साल. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी के बारे में क्या मेकअप करता है, तो इसमें क्या क्या लिखी जाती है, क्या क्या बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. तो एक है सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट. 2013 जो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी का कंप्राइज करता है पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा है नोट्स टू अकाउंट्स, और पांचवा एक और दे रखा है आपके, जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ये हो सकता है, सो इफ एप्लीकेबल. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी की, और उसमें वो सब चीजें जो हम लिखते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो है एक बैलेंस शीट, जैसे आप लास्ट ईयर भी बैलेंस शीट ही कह रहे थे. एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जैसे आप लास्ट ईयर क्या कह रहे थे, पीएनएल अकाउंट. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके लिए नया है, जो हम इस बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में. नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है सम वर्किंग नोट्स, जैसे आपने लास्ट ईयर वर्किंग नोट्स पढ़े थे जो हम बनाते हैं, तो वो वर्किंग नोट्स हम यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बोलेंगे. एंड स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल. कभी आपकी इक्विटी में कोई डिफरेंस हो जाए, कोई चेंज हो जाए, शुरू में आपकी ओपनिंग इक्विटी कितनी थी और लास्ट में आते आते आपकी इक्विटी चेंज हो जाए, तो इसे हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट मानते हैं. तो वो भी अगर दिखाना होता है, अगर एप्लीकेबल है तो दिखाना होता है, और फिर उस कंपनी के बारे में हम ये भी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं उस कंपनी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट. ठीक है. अब इस साल और लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस है? तो लास्ट ईयर में हमने ये, जहाँ पे मैंने टिक मार्क्स लगाए हैं, जहाँ बैलेंस शीट लिखा है और जहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा है, ये दो ही बनाए थे, बस ये दो. इस क्लास 12th में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखेंगे और हम देखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स भी, कैसे इसको लिखना है. ठीक है. अब ये रीजन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में जब हम बनाते हैं, तो ये सारे 4-5 चीजें क्यों बनानी पड़ती, और लास्ट ईयर में जो हमने सीखा था उसमें बस 2 चीजें क्यों बनानी थी? उसका रीजन है क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था वो किसी बिजनेस के बारे में ही बनाया था, पर वो कौन सी बिजनेस थी? वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप.
इस साल हम क्या सीख रहे हैं? इस साल जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, तो हमारी बुक 3 जो है वो हमारी कंपनीज के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को सिखा रही है। सिमिलरली बुक 2 जो हमारी बीच में आएगी वो होगी वापस से कंपनीज के बारे में, उसमें हम देखेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। तो वापस से उधर भी हम कंपनीज के बारे में सीखेंगे। और बुक 1 उसमें हम सीखेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो हम अलग अलग बिजनेसेस के बारे में सीख रहे हैं ये दोनों सालों में, क्लास 11 एंड क्लास 12, उसकी अकाउंटिंग कैसी पूरी। ठीक है, तो इतना होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, सेक्शन 241 of the Companies Act 2013 states that a company must follow its accounting period starting on 1st April and ending on 31st March in the next year। ठीक है, तो सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आप अगर किसी कंपनी को चला रहे हो या किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको ये अज्यूम करना है कि आपका साल जो आप अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हो वो चालू हो रहा है 1 अप्रैल को और वो खत्म हो रहा है 31 मार्च को। ये बातें इसमें बताई गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वापस। द बैलेंस शीट is prepared according to Part 1 of Schedule 3 of the Companies Act 2013। अब आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें एक है शेड्यूल 3, उसके पार्ट 1 में आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया जाता है कि उसको बनाते कैसे। ठीक है, तो बैलेंस शीट को याद रखना है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, तो आप इसके हिसाब से बनाएंगे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रिपेयर या टू गेट टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। तो आपकी बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया इसके बारे में आप कैसे जानेंगे? आप इसके बारे में इस वे में जानेंगे, दैट इज बाय
preparing a statement of P&L। तो जो आपने लास्ट ईयर सीखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही आप बनाते हो इस साल भी, पर उसका नाम हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ P&L हो जाता है। एंड उसी के बारे में जब आप सोचते हो कि आपने क्या बनाया है, तो उससे आपको पता पड़ता है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि आपको उस साल लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ना। तो P&L बनाने पे भी आपको यही पता पड़ रहा था। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने में आपको उस बिजनेस या उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल रहा है। दूसरा, टू गेट टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। अब ये कैसे पता पड़ेगा? दैट इज बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। है ना। लास्ट ईयर भी हमने क्या बनाया था? एक बैलेंस शीट। उससे हमें क्या पता पड़ रहा था? हमारी बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एसेट्स और एक तरफ लाइबिलिटीज, है ना। और इससे हमें क्या पता पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में क्या क्या एसेट्स हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है। कैश पड़ा हुआ है 1 लाख। हमारे पास कुछ बैंक में बैलेंस है, लेट्स से 2 लाख। हमारे पास एक बिल्डिंग है, लेट्स से 5 लाख की। ओके। हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, जैसे कुछ क्रेडिटर्स। कितने के? 50,000। हमारे पास कुछ बिल्स पेबल हो सकते हैं, लेट्स से 10,000 के। हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं जो हमने दिए नहीं है, लेट्स से 5,000 के। तो ये सब हमारे पास बिजनेस में रखे हुए हैं। और ये कैसे पता पड़ेगा हमारे बिजनेस के बारे में? हमें साल के अंत में हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे हमें ये पता पड़ेगा कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं। ओके, नेक्स्ट। We provide information about cash flow in and out of the business, है ना। अब ये इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, तो ये इस साल ही आया है आपके लिए, लास्ट चैप्टर है 3rd बुक में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज इन द बिजनेस। अब ये एक्टिविटीज जो हैं वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी के लिए इतना इंफॉर्मेशन आप सुन सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। अब
आपके बिजनेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब उन्हें हम इसेंशियल पॉइंट्स कहेंगे। आपके बिजनेस के कुछ इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, तो वो हम लिख रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये कहाँ पढ़ा है? आपने लास्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, जहां आपने लिखे थे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो वहां पे आपने ये पॉइंट्स पढ़े थे। पहला एसेंशियल चीज जो होना चाहिए, क्वालिटी जो होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो है रिलायबिलिटी। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन conveyed through the financial statements must be 100% reliable। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? ये कहना चाह रहा है कि जो भी आप कन्वे कर रहे हो, आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कन्वे कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, जो 5 स्टेटमेंट्स या 5 चीजें जो आप बना रहे हो इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, नोट्स टू अकाउंट्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और पांचवा जो कभी कभी बनाना पड़ेगा अगर पड़ता है तो इन सब पांचों में जब आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो 100% रिलायबल होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर में हमने देखा था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी 100% रिलायबल, ताकि जो भी आप अकाउंटिंग में प्रोवाइड कर रहे हो आपके इंफॉर्मेशन, वो वेरीफाई हो सके, आप उसको एक्यूरेटली दिखा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के अकाउंटिंग से डिपेंडेंट है। द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो भी सारे यूजर्स हैं, हो सकता है बैंक्स, हो सकता है आपके पास, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, बैंक्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, ओनर्स, ओके, एक्सेट्रा। ये सारे यूजर्स जो भी होते हैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको क्या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, वो है 100% रिलायबल। और वो आप समझ सकते हो कि आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें ये एग्जैक्टली करेक्ट हैं, ये 100% रिलायबल है। बिकॉज ये इंफॉर्मेशन किससे बनाई गई है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी वजह से आप पहली बार अपने बुक्स में कुछ अकाउंटिंग करते हो। जैसे आपने कुछ एसेट खरीदा, तो आपके पास क्या मिलेगा? एक बिल। तो ये भी एक आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, so we can say that these are backed up with source documents. So banks, employees, management, owners, etc. get accurate information backed up with सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। तो पहला एसेंशियल चीज या क्वालिटी जो होनी चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, वो है रिलायबिलिटी। दूसरा, वहां पे हमने पढ़ा था दूसरा पॉइंट, वो सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिख रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट था रेलेवेंस। अब रेलेवेंस का क्या मतलब है? रेलेवेंस मीन्स इंफॉर्मेशन
conveyed in financial statements must be relevant. अब relevant का मतलब क्या है? Relevant का मतलब ये है कि let's say a machine is purchased on 1st October 2020, let's say 26. Okay, so when a machine is purchased, जब एक मशीन आप खरीदते हो 1 अक्टूबर 2026 को, तो उसकी एंट्री आप उस दिन की लिखोगे कि मैंने इस मशीन को खरीदा। मैं ये कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे हम? एक तो एक मशीन आई, कितने की? लेट्स से 1 लाख रुपए, और दूसरा पैसा गया तो कैश। कैश जितनी थी उससे 1 लाख कम हो जाएगी, सो इसमें से कम हो जाएगा 1 लाख रुपए। और मशीन जो पहले 0 थी अब बढ़ के कितनी हो गई? 1 लाख। तो ये दो इफेक्ट्स आ जाएंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई इस इंफॉर्मेशन को मैं इग्नोर कर दूं? यहाँ पे मैं अगले साल दिखाऊंगा ये मशीन मैंने खरीदी थी 1 अक्टूबर 2026 को, मैं 2027 में दिखाऊंगा ये। क्या मैं ये कर सकता हूँ? अगले साल में इस मशीन की वैल्यू को मैं दिखा सकता हूँ? नहीं, मैं इसको अगले साल नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको उसी साल दिखाऊंगा, या इन शॉर्ट उसी दिन दिखाऊंगा जब मैंने ये खरीदी। क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं? हम क्या एसेंशियल पॉइंट मान के चल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो कन्वे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो इट मस्ट बी रेलेवेंट। वो रेलेवेंट होना चाहिए उसी टाइम पीरियड के लिए जिसमें उसको खरीदा गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल 1 ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं इसके साथ में। तो एग्जांपल 2, अब इसमें हम एक पॉइंट समझ सकते हैं, जैसे प्रीपेड सैलरी। तो इस साल हमने 1 महीने की सैलरी जो इस साल को बिलोंग नहीं करती, लेट्स से हमारा साल चल रहा है अप्रैल से मार्च, और हमने मई की भी सैलरी पे कर दी मार्च में। तो वैसे तो 2 महीने की सैलरी मान लो, अप्रैल और मई 2 महीने की सैलरी आपने इस साल के एक्सपेंसेस में दिखा रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या इसे दिखाना चाहिए? नहीं, कायदे से तो नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज ये इस साल में बिलोंग ही नहीं करता। तो ये लेट्स से जो हमने प्रीपेड सैलरी करी है वो है 20,000। टोटल सैलरी होनी चाहिए 1,20,000, उसमें से हमने प्रीपे भी कर दी 20,000। तो हम क्या लिखते हैं जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं? इसमें हम डेबिट साइड क्या लिखते हैं? टू सैलरी, लेट्स से 1,20,000, और फिर इसमें से हम माइनस करते हैं प्रीपेड सैलरी। अमाउंट लिख रहे हैं हम 20,000, तो फिर हमारे पास अमाउंट बच रहा है 1,00,000, जो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो ये इससे क्या मतलब हमें समझ में आ रहा है? इससे मतलब तो वही है कि हम जो भी इस साल में 2026 के ईयर एंडिंग में, 31 मार्च 2026 के ईयर एंडिंग में जो हमें दिखाना चाहिए, हम उतना ही दिखा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा जो है रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। एक्स्ट्रा इज नॉट रेलेवेंट, दैट इज वाई वी सब्ट्रैक्टेड इट। ये था वो एक्स्ट्रा 20,000। ठीक है, तो रेलेवेंस का मतलब हम वो सारी चीजें जो इस साल के दौरान या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में जिससे दिखाना चाहिए उसी को दिखाएंगे।
जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हटा देंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी से क्या समझ सकते हैं हम? इंफॉर्मेशन conveyed through financial statements must be easily understandable by the users। कौन से यूजर्स? जो भी हमारे इंफॉर्मेशन को रिफर टू कर रहे हैं, तो उन सबको ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख के दिखाते हैं वो समझ में आना चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स, हाँ प्रिपेयर्ड, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब जो भी सारे वर्किंग नोट्स हैं वो अकाउंटिंग दिखाने के लिए उसे हम अलग से वर्क नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। उसको देख के सामने वाला उसको पढ़ के समझ सकता है कि हमने किया क्या है, कैलकुलेट कैसे किया है, या हमने क्या अजम्पशंस लेके काम किया है। एक और चीज होती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंटिंजेंट है, जो हो सकती है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब है दोज लायबिलिटीज which can become actual liabilities in the future are written down under the बैलेंस शीट। सो जैसे हमारे पास कोई कोर्ट में केस चल रहा है, किसी ने हमारे पे केस कर दिया और हमें लगता है हम ये केस हार जाएंगे, तो इस केस के बारे में भी हमें लिख के बताना पड़ेगा। हमारी बैलेंस शीट के नीचे एक लाइन हम ऐड कर देंगे कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कि ऐसा कोई केस चल रहा है जिसकी वजह से हमें हो सकता है 1 लाख रुपए खर्चा हो जाए, बाद में पे करना पड़ जाए बाद में। तो ये इंफॉर्मेशन हम जब मेंशन करते हैं तो हमारी जो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाती है किसी के भी पढ़ने के लिए या पढ़ने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो था द फोर्थ पॉइंट, इट वाज कंपेरेबिलिटी। So information contained in financial statements must be comparable to the users। तो ये इंफॉर्मेशन कंपेरेबल कैसे हो सकता है? अगर हम सोचें कि हमारा इंफॉर्मेशन हम कंपेयर करना चाहते हैं तो ये किसके लिए यूजफुल है? हमारे सारे यूजर्स के लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल, अगर हमारी बिजनेस के
अकाउंटिंग हम कंपेयर करें, लेट्स से ओनर्स, ओनर्स को क्यों कंपेरेबिलिटी चाहिए? ताकि वो अपना बिजनेस बेटर बना सके। कंपेयर करके पिछले साल कितना हुआ था प्रॉफिट, इस साल कितना हो रहा है प्रॉफिट, पिछले साल कितना हुआ था परचेसेस, इस साल कितने हुए परचेसेस, पिछले साल कितने हुए थे सेल्स, इस साल कितने हो गए सेल्स। तो ओनर्स क्यों चाहते हैं? ओनर्स इसलिए चाहते हैं टू बेटर देयर बिजनेस इन द अपकमिंग ईयर। ओनर्स के बाद अगर मैं बोलूं कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स क्यों अपना बिजनेस हमारे बिजनेस से कंपेयर करेंगे? वो देखना चाहेंगे कि हमारे पास कितने लेट्स से सेल्स हुए, हमारे पास कितने लेट्स से एक्सपेंसेस हुए, क्योंकि वो अपने बिजनेस को हमारे बिजनेस के साथ कंपेयर करके ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने ये सब एक्सपेंसेस करे, इन्होंने ये सब सेल्स करे, इन्होंने ये सब एसेट्स खरीदे और इनकी बिजनेस इस साल इतना प्रॉफिट कमा सकी। हमारी बिजनेस ने क्या किया? कि हमारी बिजनेस ने सेम रिसोर्सेज यूज करे, सेम एसेट्स रखे और फिर भी इतना ही कमाया, या हमारी बिजनेस ने फिर कम कमाया। तो ये भी कंपेयर करके क्या करना चाह रहे हैं? अपने बिजनेस को बेटर बनाना चाह रहे हैं। तो द सेम पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, सेम एज अबव। ये दो पॉइंट है। ठीक है, तो ये चार एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। और पहले वाला बैलेंस शीट। सो हम पहले तो बैलेंस शीट के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं। बैलेंस शीट क्या बताता है आपको? द फर्स्ट पॉइंट इज इट टेल्स द फाइनेंशियल पोजिशन of a business on a particular date. यहाँ at a particular date की जगह टाइम लिख दें, a particular point in time. Point in time. क्योंकि हम क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज एट, और जो भी डेट, लेट्स से 31 मार्च 2026, और फिर हम प्रिपेयर करते हैं ना बैलेंस शीट, दो साइड्स। तो ये वही है। ये कहना चाह रहा है कि बैलेंस शीट क्या बताता है आपको? बैलेंस शीट का एक कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आपको उसका पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम या साल के अंत में ये वाले डेट को हमारे पास कैश कितना रखा हुआ है, यहाँ पे हम एसेट्स लिखते हैं, तो इस तरफ कैश कितना है हमारे बिजनेस में, लेट्स से 10 लाख। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स हैं 5 लाख। क्रेडिटर्स या कैपिटल, कैपिटल कितना है? 10 लाख। लोन कितना है? लोन हो सकता है 2 लाख। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे हो सकते हैं 50,000। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट बता रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के लिए। और ये वैलिड या ये ट्रू कब है? ये ट्रू है ओनली एट दैट टाइम। क्योंकि अगर मैं इसमें से कहूं कि मैं एक एसेट खरीद रहा हूं 2 लाख की,
तो मैं अगर कहूँ कि मैं एक एसेट खरीद रहा हूँ 2 लाख की, लेट्स से आई एम परचेसिंग लैंड, तो मैं यहाँ पे लैंड को क्या बताऊंगा, 2 लाख, और फिर मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरा कैश मैं 10 लाख नहीं लिखूंगा, मेरा कैश मैं लिखूंगा 8 लाख। तो इसलिए बैलेंस शीट क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ओनली एट दैट टाइम ट्रू है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट के अमाउंट्स को प्रभावित करेगा, वो चेंज कर देगा, जैसे अभी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। सेकंड, it is a historical document, डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट, जो हम कहते आ रहे हैं अभी तक। सो बैलेंस शीट आपके लिए क्या है, एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। अब हिस्टोरिकल क्यों है, क्योंकि लेट्स से आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, ओके। अब ये बिल्डिंग जिस टाइम खरीदी, लेट्स से मैंने खरीदी 1 अक्टूबर 2025, ओके। 2025 में मैंने ये खरीदी। अब हो सकता है ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2026, हो सकता है साल के अंत में मेरा एक दोस्त, उसने सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डिंग सेम लोकेशन में पड़ोस वाले प्लॉट में खरीदा। उसका डेट था 31 मार्च 2026। उसने सिमिलर खरीदी 8 लाख में, एग्जैक्टली सेम, कुछ डिफरेंस नहीं। बस जहां पे मैं बैठा हूं उधर नहीं, उसके 100 या 10 मीटर दूर, उसके बस बिल्कुल साइड में। तो अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा है यहाँ। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया मेरे बुक्स में, मैंने क्या लिख दिया, 10 lakhs। तो इसका जो प्राइस है, वो अगर आज 8 लाख भी होता, अगर मेरे करंट बिल्डिंग की वैल्यू आज कोई खरीदना चाहे तो वो 8 लाख में भी खरीद रहे हैं, पर मैंने क्या लिख रखा है इसको, 10 लाख। मैं ये कभी भी चेंज करके नहीं लिख सकता। मैं कभी भी ऊपर वाले को, जो मैंने 10 लाख लिख रखा है अपने बुक्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको मैं कट करके, पूरा कट करके मैं 8 लाख नहीं लिख सकता, बिकॉज इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। सो रीजन इसका यही है कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जो एक बार लिख दिया अमाउंट्स, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये आप एक डिसएडवांटेज के वे में भी सोच सकते हो, बिकॉज जो भी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में आपने जितने का एक एसेट खरीदा, वो आपने जितने का खरीदा उतने ही अमाउंट का लिख दिया। उसको आप कभी भी, अगर उसकी अमाउंट्स चेंज भी होती है, उसको कभी भी चेंज करके नहीं दिखाते हो, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं पता पड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू उस करंट पॉइंट इन टाइम में चेंज हो गई है। उस करंट पॉइंट इन टाइम के वैल्यू को आप कंसिडर नहीं कर रहे, आप उसको ऑलवेज उस वैल्यू पे कंसिडर कर रहे हो जिस पे आपने खरीदी। थर्ड, it is based on the going concern concept। सो बैलेंस शीट का एक और पॉइंट है जो कहता है कि वो किस पे बेस्ड है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या था, कि हमारी बिजनेस, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी बिजनेस हमेशा चलती रहेगी। It is a concern which is going on. It is a business which is going to continue to carry on, and it will never end in the foreseeable future.
इसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस शीट में कुछ होना चाहिए यहाँ पे। इसका रीजन हम लिखते हैं, ड्यू टू दिस वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स। ओके, अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ये बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बिजनेस चलती रहेगी। हमारी बिजनेस हम ऐसा मान रहे हैं कि कभी जल्दी खत्म नहीं होगी, और उसी की वजह से हम डिस्टिंक्शन करते हैं, भेदभाव करते हैं फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में। ये दोनों चीजें हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। तो अगर मैं लिखूं, मेरा एक बैलेंस शीट बना के, बैलेंस शीट एज एट जो भी था, और फिर यहाँ पे एसेट साइड में यहाँ पे लिख दूं फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लेट्स से बिल्डिंग, मैं यहाँ पे लिख दूं 10 लाख की, और मैं बोल दूं कैश या करंट एसेट्स, लेट्स से डेटर्स, डेटर्स बोल देते हैं, चलो डेटर्स में बोल देता हूँ 5 लाख, नहीं 5 लाख तो ज्यादा हो गया, 50,000 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी है एसेट साइड में, ये हमारा एसेट साइड होता था। तो एसेट साइड में मैंने दो एसेट्स लिखे हैं, एक है फिक्स्ड एसेट, एक है करंट एसेट। तो मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्यों किया है, इसका रीजन है क्योंकि मेरा बिजनेस, मैं सोच रहा हूँ कि चलते जाएगा। वरना मैं सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकता था, सीधे यहाँ पे इसको कट कर देता, इसको कट कर देता, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता एसेट्स, कितना अमाउंट, 10,50,000, राइट। और ये लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्योंकि मेरा बैलेंस शीट किस बेसिस पे बन रहा है, या किसको कंसिडर करके बन रहा है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, तो उस रीजन की वजह से मैं अपने एसेट्स को डिस्टिंक्शन करके दिखा रहा हूँ, मैं उनको फिक्स्ड एसेट्स दिखा रहा हूँ और करंट एसेट्स करके दिखा रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था। ओके, और एक फोर्थ पॉइंट हम और लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स, मतलब हम बैलेंस शीट में जो भी लिखते हैं उसको हम कभी कभी पर्सनल जजमेंट्स के बेसिस पे लिखते हैं। पर्सनल जजमेंट्स को आप इससे भी समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका कैसे बना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका बना है बेस्ड ऑन योर अजम्पशन। आप कितना मान के चलते हो, इस साल आप मानते हो ठीक है मेरे 10,000 के डेटर्स थे, और उसमें से मैं अज्यूम करता हूँ कि 5,000 के मुझे पैसे नहीं देंगे, तो मैं एक प्रोविजन बना देता हूँ, कितने का, 5,000। तो मैंने ये अजम्पशन बनाया है। या मैं बोल सकता हूँ ठीक है, मुझे लगता है कि पूरे 10,000 के 10,000 ही नहीं बने देंगे मुझे, तो मैं 10,000 का प्रोविजन बनाता हूँ। तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये मेरे पर्सनल जजमेंट के ऊपर है, ये मेरे पर्सनल जजमेंट के ऊपर है, मतलब इसको हम एक और चीज कहते हैं, इसको बोलते हैं बायस। बायस का मतलब फेवरेटिज्म।
फेवरेटिज्म। तो मैंने इसमें फेवर किया है, मैंने कहा है कि ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि 5,000 बनाना चाहिए, या मुझे अच्छा लगा कि 10,000 का बनाना चाहिए। तो दो अकाउंटेंट्स अगर, या दो बिजनेस पर्सन, या दो पर्सन जो मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में, उनके पर्सनल जजमेंट के ऊपर है कि वो प्रोविजन कितने का बनाए। अगर एक को बनाया हमने मैनेजर, तो वो मैनेजर कहता है कि आप 5,000 का बनाओ, दूसरा कहता है नहीं। अगर कोई और वो बिजनेस में मैनेजमेंट कर रहा होता, तो वो कहता नहीं, आप बनाओ 10,000 का। ये हो गया हमारा प्रोविजन बनाने पे पर्सनल जजमेंट। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, विच इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसका मतलब भी वही है, प्रोविजन आपने बनाया क्या सोच के, इस साल आप टैक्स कितना दोगे। तो साल के बिगनिंग में ही आप एक प्रोविजन बना देते हो कि इस साल आप अज्यूम कर लेते हो या सोच लेते हो, इस साल में 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। वैसे टैक्स हम कब कैलकुलेट करते हैं? वैसे टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं साल के अंत में, जब हमारे प्रॉफिट आ जाएगा। तो तब आपको एक्चुअल टैक्स पता पड़ेगा कितना होता है आपको पे करने के लिए गवर्नमेंट को। बट अगर आप ये शुरू में सोच के बैठोगे कि ठीक है, मैं इस साल 10,000 रुपए साइड में रख देता हूँ एक प्रोविजन बना के, ताकि मुझे बाद में ये काम आ जाए। तो आपने क्या किया, पर्सनल जजमेंट पे 10,000 रुपए का एक प्रोविजन बना के रख दिया। प्रोविजंस को कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन सा साइड? लाइबिलिटी साइड। तो दैट इज वाई ये एक और पॉइंट हो गया बैलेंस शीट का। ठीक है। और अब हम कुछ नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नेचर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जल्दी से ये कंप्लीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स। तो सारी चीजें जो हम इसमें लिखते हैं, वो कैसे हमने लिखी है, साल भर जो जो हुआ वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते थे, और उसी टाइम रिकॉर्ड करते थे जब वो होती थी। करंट वैल्यूज के बारे में हम कुछ नहीं सोचते। जैसे, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, करंट सिनेरियोज को हम, या उसके बारे में नहीं सोचते। तो करंट सिनेरियोज क्या है? करंट सिनेरियोज क्या है? करंट सिनेरियोज हो सकता है कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस या डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट। तो इससे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मतलब ये कस्टमर प्रेफरेंस या दिस इज आइदर ऑफ देम, आप ये समझ लो ये एक ही टर्म है। दोनों बेस में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कस्टमर प्रेफरेंस बोल दो या डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट बोल दो। तो हो सकता है करंट सिनेरियो में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो ये क्या हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है? यस, कर रहा है। कस्टमर्स हमारे गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिमांड कम हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी सेल्स कम हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पहला पॉइंट जो कह रहा है, वो कह रहा है कि नेचर जो कह रहा है कि इट इज अ सेट ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स। जो आपने एक बार रिकॉर्ड कर दिया वो हो गया, तो वो तो साल भर होता गया। लास्ट में आते आते हमारा साल जब खत्म हो रहा है, हो सकता है लास्ट के बहुत सारे महीनों में, लास्ट के 6 महीनों में कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई। उसने छोड़ दिया हमारा कंपनी को फॉलो करना, हमारे गुड्स खरीदना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डिमांड कम हो गया। पर ऐसी चीजें हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे,
जैसे जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, ऑल्दो ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, पर हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे. So that is why the nature says that it is a set of only recorded facts. In one way, you can think this is a disadvantage because it is not taking into account the current scenarios. Current scenario कौन से हैं? जो currently हो रहा है, actual scenario जो हो रहा है. पहले जो हुआ वो रिकॉर्ड कर लिया, बाकी भूल गए उसके बारे में. Next, it is based on accounting concepts. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हमारी बैलेंस शीट किस पे डिपेंडेंट थी? गोइंग कंसर्न. So it is based on accounting concepts. ठीक है. तीसरा, it is based on assumptions. ठीक है. सो अकाउंटिंग assumptions क्या थे? अभी जैसे हमने अज्यूम किया, पर्सनल जजमेंट जो हमने किया, तो ऐसी चीजें पे भी डिपेंडेंट है. तो इट इज बेस्ड ऑन सम अकाउंटिंग assumptions. नेक्स्ट पॉइंट, it is based on accounting standards. Now, accounting standards का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब वापस से यहाँ पे आप सोच लो गाइडलाइंस. हमारी बिजनेस को या हमारी बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग होती है वो हम दिखाते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, जो सब जगह फॉलो होती है, जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती है. तो ये सब स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस को फॉलो करके हमारी अकाउंटिंग या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है. तो ये एक और पॉइंट है जो कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स मतलब आप मान लो गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे मान लो. ठीक है. नेक्स्ट, तो ठीक है, हम आज के लिए इतना करते हैं. आप ये थ्योरी पढ़ो, आप ये समझो जो यहाँ पे पढ़ाया गया है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ऑल द बेस्ट.